फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, अभी हमारी क्लास 2 है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के कंटिन्यूशन में है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और ये उसी का ही पार्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और इसके साथ साथ बॉटम में आपको टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं। बॉटम पार्ट में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अदर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अदर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसका सॉल्यूशन देखेंगे और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। और ये सॉल्यूशन के लिए हम हेल्प लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। जब किसी एक इकनॉमी में एक प्रोड्यूसर के सामने अपने कंज्यूमर की अनलिमिटेड वांट्स को देखते हुए, अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करते हुए जब उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब एक इकनॉमी में जब एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए अपने कंज्यूमर के अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, तो जो उसे प्रॉब्लम को फेस करना होता है उसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेंट्रल प्रॉब्लम का रिलेशन जो है वो एक प्रोड्यूसर से है। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर टाइप में, उसमें लिखा हुआ है प्लॉट। इसको आप लैंड समझ लीजिए कि एक लैंड है। ठीक है, और इसमें एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास 3 ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो इस लैंड के ऊपर वीट उगा सकता है, वीट की फार्मिंग कर सकता है, राइस की फार्मिंग कर सकता है और शुगर केन की फार्मिंग कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके सामने पहली प्रॉब्लम क्या आ गई कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिमिटेड रिसोर्स होते हुए उसको 3 ऑप्शंस हैं अलग अलग प्रोडक्ट की फार्मिंग करने की। तो उसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ गई व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। और साथ के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए प्रोड्यूस करते समय। हालांकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि एक लैंड में अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है तो 160 kg मैक्सिमम वीट प्रोड्यूस कर सकता है और उसको प्रोडक्शन 160 kg में प्रोडक्शन में उसको 3200 रुपीज़ मिलेंगे। अगर वो राइस का प्रोडक्शन करता है तो उसे 100 kg प्रोडक्शन में 3000 रुपीज़ मिलेंगे और शुगर केन में 120 kg प्रोडक्शन करने से 2900 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये क्वांटिटी दी हुई है। अब वो ये देखना है कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता है। ये मैक्सिमम क्वांटिटी है। इससे ऊपर भी क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करना चाहे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा सकता है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। तो सबसे पहले उसके सामने पहली प्रॉब्लम ये आती है कि लिमिटेड रिसोर्स होते हुए वो क्या प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। उसके बाद सपोज़ करो उसने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ भाई मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, वीट या राइस करना है या राइस या शुगर केन करना है या तीनों चीज़ें वो प्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, अपने लैंड को डिवाइड करके। लेकिन उसके बाद अब ऑप्शन ये उठता है कि अगर वो अपनी लैंड को प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो वो प्रोडक्शन किससे कराएगा, लेबर से कराएगा या मशीन से कराएगा। तो यहाँ पर 2 तरह की ऑप्शंस हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जिसमें सिर्फ लेबर का यूज़ किया जाता है और एक कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने फिर प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें लेबर के ज़रिए हमें प्रोडक्शन करना है या मशीन का इस्तेमाल करके हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव है और एक कैपिटल इंटेंसिव है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअली यूज़ करें। आप चाहें तो लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा रख के कैपिटल इंटेंसिव थोड़ा बहुत ले सकते हैं या कैपिटल इंटेंसिव को ज़्यादा लेके लेबर इंटेंसिव को कम ले सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। अब आप इस इमेज को देखिए, आपको इस इमेज को देखने से आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी टेक्निक है। जी हाँ, ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें देखिए जितना भी आप अपने प्रोडक्शन का काम करा रहे हैं लोगों से, वो सारा का सारा काम लेबर कर रही है, कोई मशीन से काम नहीं चल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करने से एक फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। अब आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में क्या है कि मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल इंटेंसिव का, और लेबर का इस्तेमाल कम हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इसमें देखिए लेबर काम कर रही है और मशीनरी से काम हो रहा है। मशीनरी से काम ज़्यादा हो रहा है और लेबर से काम थोड़ा सा कम किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। इसका अपना एक फ़ायदा ये होता है कि इससे प्रोडक्शन को ग्रोथ मिलती है और थोड़ा सा क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। ये भी एक प्रॉब्लम है कि लेबर का इस्तेमाल करें हम मशीन का इस्तेमाल करें। थर्ड वन इज़ द लास्ट वन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा तो प्रोडक्शन होने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के बीच में करना है जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, या डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के बीच में करना है जो एवरेज क्लास हैं, जो डेली वेज अर्नर हैं, जिनकी जो अर्निंग है वो रेगुलर अर्निंग है, एक नॉर्मल अर्निंग है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक इमेज को देख लेते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन वाले लोग काम कर रहे हैं, जो वेज अर्नर वाले लोग हैं, जो एक एवरेज क्लास लोग हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं ध्यान से कि एक रिच क्लास लोग हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो अपना गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो रिच क्लास के लोगों के लिए करना है या एवरेज क्लास के लिए। अगर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिच क्लास के लोगों के लिए करते हैं गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम
डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का करते हैं उन लोगों के लिए जो एक नॉर्मल वेज अर्नर हैं, जिनकी अर्निंग नॉर्मल है, एवरेज क्लास लोग हैं, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एक और इमेज है आपके सामने। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर के सामने ये सब लोग प्रोड्यूसर हैं जो इकोनॉमी को उठाए हुए हैं, गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। तो एक इकोनॉमी में ये 3 मेजर प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, रिच क्लास के लिए या एवरेज क्लास लोगों के लिए। चलिए अब हम ढूंढते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन को ढूंढने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ लीजिए। मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल के ज़रिए आपको ये आइडिया लग पाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मैं थोड़ा सा पिक्चर को जूम कर देता हूँ, और इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो इसमें मैंने कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। तो सपोज़ करिए एक फार्मर है और उसके पास एक लैंड है, और उस लैंड पर वो 2 चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहता है, व्हीट और राइस का। अगर वो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे पहला कॉम्बिनेशन ये है कि वो चाहे तो अपनी लैंड पर प्योरली राइस का प्रोडक्शन कर सकता है, 100 kg लिमिट है। ठीक है, और उसको 100 kg प्रोडक्शन करने से 3000 रुपीज़ मिलेंगे, पॉसिबिलिटी ए। और पॉसिबिलिटी ई जो है उसमें यह है कि अगर वो व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो उसे 4 क्विंटल प्रोडक्शन होगा, मतलब 160 kg प्रोडक्शन होगा, और उसे 3200 मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बदले में व्हीट का प्रोडक्शन छोड़ते हैं, मतलब अगर हम ए कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए पॉइंट को चूज़ करते हैं और उसके बदले में ई को छोड़ते हैं, अगर हम ए पॉइंट को लेते हैं, 100 kg का प्रोडक्शन करते हैं और व्हीट को नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस इज़ द कॉस्ट ऑफ व्हीट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस मतलब एक राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, व्हीट की कॉस्ट। तो अगर हम प्योरली राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें व्हीट का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा। तो एक राइस के प्रोडक्शन के लिए जिस कॉस्ट को हम छोड़ रहे हैं, मतलब 3000 रुपीज़ अर्न करने के लिए हम 3200 रुपीज़ का प्रोडक्शन छोड़ रहे हैं, पॉइंट ई 4 क्विंटल व्हीट का। तो 100 kg का प्रोडक्शन करने के लिए हम 4 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन को छोड़ रहे हैं 3200 रुपीज़ का। तो इसका मतलब एक राइस की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है व्हीट 3200 रुपीज़, 3000 रुपीज़ के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लो आप ए ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हैं, तो अगर बी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो बी ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आपने राइस के प्रोडक्शन को गिरा के 90 kg पर ले आए, 10 kg कम कर दिया, और आपने उसके बदले में 1 क्विंटल 40 किलोग्राम 40 kg व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 kg का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और सी ऑप्शन में क्या है कि अगर आप 2 क्विंटल का प्रोडक्शन करते हो, अगर आप 2 क्विंटल का प्रोडक्शन करते हैं व्हीट का, तो उसके लिए आपको फिर 20 kg राइस का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा। ये एक कॉम्बिनेशन बनी हुई है। इसी तरीके से डी पॉइंट में 3 क्विंटल है और राइस का प्रोडक्शन 40 kg है। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। तो बी पॉइंट में आपको बी जो कॉम्बिनेशन बी है उसमें आपको 10 kg राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, सी में आपको 20 kg का सेक्रीफाइस करना है, और डी में आपको 30 kg का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाने से आपको 10 kg राइस का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। तो इस तरीके से आपका जो ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, अब इन पांचों कॉम्बिनेशन में से जो कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट लगे वो कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन उठाएगा जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और साथ के साथ उसके जो जितने भी रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ हो। देखिए, अगर कोई किसान अपने खेतों में व्हीट और राइस उगाता है तो उससे क्या होता है कि अगर अलग अलग फसल को आप अपने लैंड में फार्मिंग करेंगे तो उससे लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती है, और प्लस और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो 3700 रुपीज़ का अगर ऑप्शन सी को चूज़ किया जाता है, जैसे मैंने ऑप्शन सी को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये ऑप्शन एक अगर हम देखे जाएँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बार मीनिंग देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अल्टरनेटिव। फॉरगोन अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि आप सपोज करो अगर आप ए ऑप्शन को चूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर 3000 रुपीज़ के राइस के प्रोडक्शन की अर्निंग के लिए आपको पॉइंट ई 4 क्विंटल जो आपका व्हीट का प्रोडक्शन है वो छोड़ना पड़ता, क्योंकि या तो अगर आप व्हीट का, आप देखो ई पॉइंट में क्या मेंशन हो रहा है कि अगर 4 क्विंटल आप व्हीट का प्रोडक्शन करते हो तो राइस का छोड़ना पड़ेगा, 100 kg राइस का करते हो तो 4 क्विंटल आपको पॉइंट ई में व्हीट का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हीट टू द कॉस्ट ऑफ राइस। यहाँ पर क्या है देखिए कि अगर आप 1 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 kg प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा राइस का। तो यहाँ पर एक व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ राइस 300 रुपीज़।
ठीक है। यहाँ पर 300 रुपीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वीट के प्रोडक्शन की वजह से राइस के लिए, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब इसे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैंने जो वर्टिकल है उस पर मैंने राइस लिया है और हॉरिजॉन्टल में मैंने वीट को लिया है। जैसे जैसे आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल, तो वैसे वैसे आपको राइस का प्रोडक्शन भी गिराना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड लैंड है, लैंड लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर हम मान लो सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करते हैं 100 kg, तो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में देखिए रेड मार्क से मैंने यहाँ लिखा हुआ है W=0, R=100 kg। ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। वीट का प्रोडक्शन 0 रहेगा और आर का राइस का प्रोडक्शन 100 kg रहेगा। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हुए मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब जो ये आप ये कर्व देख रहे हैं 100 kg से लेकर जो ये आपका 4 क्विंटल तक, जो ये आपका ये एक डायग्राम बना हुआ है, एक ये जो कर्व बना हुआ है, ठीक है, जिस पे मैंने ये आपके 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए। इसको हम एक पीपीसी कर्व बोलते हैं। तो जो आपका ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी बन के आया है, यही कर्व आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहलाता है, और ये आपका पीपीसी कर्व भी कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमने जो ये कर्व बनाया है, हमने जो ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अब हम पीपीसी की डेफिनेशन से रिलेट करके देखते हैं। अब आप पहले पीपीसी की डेफिनेशन देखिए, तब आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है एमओसीसी, वो कहीं ना कहीं पीपीसी है, ठीक है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन। पीपीसी क्या होता है, ये पीपीसी की डेफिनेशन है कि पीपीसी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। ये ग्राफ है आपके सामने, पहली बात क्लियर हो गई। वेरियस कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वेरियस कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं। किसके दिए हुए हैं, गुड्स के, ये भी बात क्लियर है। कितने गुड्स के, 2 गुड्स के, विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई भी आप प्रोडक्शन, किसी का भी प्रोडक्शन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है एंड टेक्नोलॉजीज, जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहें, एज्यूमिंग दैट, ये मान के रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। आप ये मान के चलना जो भी रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फुल्ली यूज़ हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा कवर किया कर रखा है आपने प्रोडक्शन को, पूरा का पूरा आपने रिसोर्सेज को पूरा का पूरा यूज़ किया और एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से यूज़ किया है विदाउट एनी वेस्टेज। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको हम MRT भी बोलते हैं और ROS भी बोलते हैं। MRT का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ROS का मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस। चलिए, ये तो हो गया अब आपका पीपीसी कि पीपीसी कर्व कैसे बनता है। और तो ये आप ये मान के चलना कि MOCC ये मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कर्व हमने बनाया है वही आपका पीपीसी होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन पर लेके आते हैं कि किस तरीके से हमें पीपीसी कर्व हमें सॉल्यूशन देता है सेंट्रल प्रॉब्लम का। चलिए, उसी डायग्राम को दोबारा हम ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट नंबर BCD, ये आपका जो एरो बना हुआ है, W=1 क्विंटल, R=90 kg, W=2 क्विंटल, R=70 kg, W=3 क्विंटल एंड R=40 kg। ये आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इन तीनों ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि आपने कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। तीनों कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी भी दी हुई है, क्या प्रोडक्शन करना है ये भी बताया गया। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर आपको बेस्ट आउटपुट लेना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो उसमें आपका क्या कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहेंगे तीनों में से। मैंने नीचे आंसर भी दिया हुआ है। 70 kg अगर राइस लेके 2 क्विंटल वीट लेके अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो आपको मैक्सिमम 3700 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, आपकी चॉइस है कि आप लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। तो आप ये अपना देख सकते हैं कि अगर आपकी फार्मिंग है तो मोस्ट प्रॉब्ली फार्मिंग में लेबर और कैपिटल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ये आप जानते हैं कि वीट और राइस क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। तो ये भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली आप रिच और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप यूज़ करना चाहें, एवरेज क्लास लोगों के लिए या फिर रिच क्लास लोगों के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर, पीपीसी का यूज़ करते हुए अदर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन दी हुई हैं आपको A B C D E, ये 5 कॉम्बिनेशन थी जो हमने पिछले वाले डायग्राम में देखी थी। आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके भी दोबारा देख सकते हैं। ये 5 कॉम्बिनेशन हमने ली थी। अगर इन 5 कॉम्बिनेशन में अगर आप A और E को छोड़ते हैं, चलिए अब हम अदर प्रॉब्लम्स की ओर फोकस करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि BCD जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस में अगर आप BCD कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं तो उसमें आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे। जैसा कि हमने देखा था कि अगर आप B कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो 3500 रुपीज़ आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। C कॉम्बिनेशन पे आपको 3700 मिल सकते हैं और D कॉम्बिनेशन पे आपको 3600 मिल सकते हैं। C कॉम्बिनेशन पे सॉरी आपको 3700 रुपीज़ मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप BCD अगर ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो BCD ऑप्शन पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होगा। अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन से नीचे कोई भी कॉम्बिनेशन अचीव करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया कि 1 क्विंटल और प्लस 40 kg राइस, तो उससे क्या होगा कि आपकी लैंड का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि A B C D E जो है ये मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन है, मतलब ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर आपका आउटपुट का जो लिमिट है वो मैक्सिमम है। अगर इनसे नीचे अगर आप कोई पॉइंट अचीव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन एक पॉइंट लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप 1 क्विंटल
वीट लेते हैं और 40 kg अगर आप राइस लेते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो ये आपके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन से नीचे। इसका मतलब ये है कि आप लैंड को बेयर कर रहे हैं, लैंड को आप खाली छोड़ रहे हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि आप इससे ऊपर वाले कॉम्बिनेशन पे भी जा सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम फुल यूटिलाइजेशन की सॉल्व, कि आप BCD ऑप्शन को चूज़ करिए, मैक्सिमम आउटपुट लीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए, तो आपका फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा जो भी लैंड आपके पास है। अब रहा सवाल ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का। अगर आप चाहते हैं कि जो लैंड आपके पास है उसमें आप मैक्सिमम, जो जैसे आपका राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना था 100 kg, वीट का कितना था मैक्सिमम प्रोडक्शन 160 kg, अगर आप इस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करिए इम्प्रूव्ड सीड्स का इस्तेमाल करके, बेटर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करिए, अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, तो आपका जो रिसोर्सेज है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, रिसोर्सेज जो है आपके पास वो ग्रोथ वे में काम करेंगे, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उससे आपका ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो बॉटम पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ ये जो कर्व बना हुआ है ABCDE जो नीचे बना हुआ है, ये एक बॉटम साइड में नीचे की तरफ ये जो कर्व बना हुआ है ये PPC कर्व ही है। इसका मतलब ये है कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ करके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप इन कॉम्बिनेशन से बाहर जाके HIG कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। ये वो कॉम्बिनेशन है HIG जो कि अनअटेनेबल है। ये तभी हो पाएंगे जब आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे अपनी लैंड में, या लैंड को बढ़ाएंगे या कुछ भी मर्जिंग करेंगे, वो तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ABCDE के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन दिया है F और G, ये अटेनेबल है, लेकिन ये वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जो आपको आपके रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आप अचीव कर लेंगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से आपको वो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बेनिफिट मिलेगा लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं अटेनेबल जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, कुछ अटेनेबल ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देते। ठीक है, और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जिन पे हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, या इम्प्रूव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना सब कुछ है आपके लिए। तो इस वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा ये सारा यहाँ तक इसका एंड होता है। ठीक है, और हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मेन फोकस किस पे किया है? सेंट्रल प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम को समझने में और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ PPC कर्व से ही हम अच्छे से समझ पाते हैं। थैंक यू सो मच।